हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि सीटेट दिसंबर 2025 के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा पाठ्यपुस्तक के विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन के विकास को केंद्रित होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या सुझाती है। तो पाठ्यपुस्तक विषय की सीमित होनी चाहिए, तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होने चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पाठ्यपुस्तक के ही रूप में सीमित नहीं होनी चाहिए हमारी क्या विषय वस्तु। तथ्यों की कंठस्थीकरण पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जोर नहीं देती है। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होना, यहाँ पर कंपटीशन की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों के बीच नहीं करती है। समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होती है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग की ओर हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो उस पर जोर देती है। अब हम बात करते हैं, चलिए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए अनुभव जनित अधिगम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन सूचना की अवधारणा, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन करने की बौद्धिक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्य लक्ष्य इस प्रकार हैं। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% करना है। 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध करवाना। इसके अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय के लक्ष्य रखा गया है। भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। तो बाधा के रूप में बोला है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में नहीं होगा फ्रेंड्स। नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर नकारात्मक पुनर्वलन नहीं होना चाहिए। संज्ञानात्मक असमानता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए। उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो सके। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो सकें। एक कक्षा में विद्यार्थियों की चयनित अधिगम शैलियों के व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो सकें। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में तब संदर्भित किया जाता है जब यह बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को वरीयता देती है। बाल केंद्रित दृष्टिकोण हमेशा बच्चों को सीखने की, अपनी रणनीति और कक्षा की गतिविधियों को करने के लिए, सोचने के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे आदान प्रदान करने पर जोर देता है। शिक्षक छात्रों को उनकी गति से सीखने के लिए उचित वातावरण, सामग्री प्रदान करके एक सूत्रधार के रूप में सुविधा प्रदान करती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डॉट डॉट रूप में तथा शिक्षार्थियों को रूप में अपेक्षित करती है। कौन सी कक्षा? तो प्रगतिशील कक्षा। ठीक है। ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, जानकारी का प्रभुत्वधारी, स्रोत, अधीनस्थ प्रतिभागी, सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, तानाशाह, आज्ञाधीन जीव। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा में अध्यापक टीचर को और विद्यार्थियों को
किस रूप में अपेक्षित किया जाता है? तो यहाँ पर ज्ञान के प्रदाता ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं होगा। बच्चे यहाँ पर सक्रिय ग्रहणकर्ता होते हैं, ना कि निष्क्रिय। जानकारी का प्रभुत्व स्रोत अधीनस्थ प्रतिभागी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सुसाधक ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक टीचर को क्या करना है? फैसिलिटेटर होना चाहिए और एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ नॉलेज के ज्ञान के सक्रिय भागीदारी प्रतिभागी कौन होने चाहिए? शिक्षार्थी। देखिए, प्रगतिशील कक्षा में अध्यापकों को सुसाधक के रूप में तथा शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन के सक्रिय प्रतिभागी के रूप में अपेक्षित करती है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बच्चे की शक्तियों का विकास है। प्रगतिशील शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बच्चे के लिए है, बच्चे शिक्षा के लिए नहीं। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें प्रत्येक बच्चे की सामाजिक विकास को पर्याप्त अवसर मिल सके। प्रगतिशील शिक्षा के योगदान में मस्तिष्क एवं बुद्धि की अहम भूमिका है। इनके माध्यम से वह दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता है। शिक्षा बच्चे की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संयोग पर आधारित होनी चाहिए। रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईड लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चे द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने की यह प्ररुचानी उनकी अपनी सोच को की प्रवृत्ति दर्शाती है। तो दोस्तों, कमतर आंकने, अति नियमित, प्रतिबंधित, द्विभाषिक। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारावेश को एक तकनीकी के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभिसारी सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, अपसारी सोच, अनुक्रिया समुच्चय। इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, अपसारी सोच। ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारावेश को एक तकनीकी के रूप में बच्चों में अपसारी सोच विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं इस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पनाशील शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्न हैं। इसके द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत वाला होता है। इसे सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। यह एक प्रकार का पार्श्व चिंतन है। रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। तो दोस्तों, यहाँ पर रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए? तो सभी बच्चों को मानक निर्देश देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अलग अलग प्रकार से होते हैं, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता अलग अलग है, तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उन्हें निर्देश देनी चाहिए, ना कि उनके लिए सारे बच्चों के लिए मानक निर्देश। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। तो दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। ठीक है, उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार वो प्रकट करे अपनी क्षमता को। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। सभी बच्चे समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, सभी बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं, तो यहाँ पर समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना ये सही नहीं होगा। बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना, उदासीन नहीं होनी चाहिए बल्कि उनके प्रति सक्रिय होनी चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है।
रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह उसका प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। रचनावाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो वर्णन करता है कि छात्र और उनके शिक्षक कैसे बातचीत करते हैं। कक्षा के भीतर शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलन की स्थिति में नियंत्रण कैसे होता है। इसके कुछ लक्षण निम्न प्रकार से हैं। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र और छात्र के बीच की बातचीत समान रूप से महत्वपूर्ण है। छात्र और शिक्षक की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां दो पक्षों के बीच प्रभावित होती हैं। एक रचनावादी कक्षा का कक्षा वातावरण बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक रूप से सुरक्षित है। विविध निर्देशात्मक मूल्यांकन रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान करना, प्रासंगिक जानकारी की खोज करना, परिकल्पना का निरूपण करना। समस्या समाधान की पहला चरण है तो समस्या की पहचान करना है ना। कोई समस्या हम उसको पहचानेंगे तब तो उसका समस्या का निराकरण करेंगे। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है समस्या का पहचान करना। समस्या समाधान विधि के द्वारा बच्चों में तार्किक रूप से सोचने और निर्णय लेने की, किसी समस्या का समाधान करने की योग्यता का विकास होता है। समस्या समाधान के अन्य चरण इस प्रकार हैं। तो समस्या की पहले पहचान करो, इसके बाद समस्या का विश्लेषण करना, मूल कारणों की तलाश करना, समस्या समाधान को लागू करना, परिणामों का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना, रणनीति अपनानी चाहिए। व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। दोस्तों दोनों ही गलत हो जाएंगे क्योंकि कंपटीशन को प्रोत्साहित नहीं करना है और पुरस्कार दंड के लिए भी उपयोग नहीं करना है। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य, दोस्तों मानक लक्ष्य नहीं होने चाहिए। उनके लिए उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड नहीं रखने हैं। ठीक है, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने के लिए उनका समर्थन दें। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें, उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। छात्रों को प्रेरित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण विशेषता, छात्रों के स्तर के अनुरूप चुनौती रखें और उनको समाधान खोजने के लिए सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का अवसर दें। छात्रों को अपने अनुभवों से आगे बढ़ने का अवसर दें। छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में व्यक्तिगत फीडबैक भी दें। क्लासरूम में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाली रणनीति अपनाएं और छात्रों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। अभिकथन है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करना चाहिए। किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए, तो सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली, उनकी मनोदशा की खुशहाली जाननी चाहिए, सुनिश्चित करनी चाहिए। ये तो सही है हमारा। कारण देख लेते हैं, किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। तो दोस्तों इसका कारण अपने आप में तो सही है, लेकिन अभिकथन का वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए और आर दोनों सही हैं। आर की सही व्याख्या करता है, नहीं होगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि वे दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बना सकें। विद्यालयों को एक ऐसे स्थान होना चाहिए जहां छात्र निसंकोच या डर के अपनी भावनाओं से निपटा सकें।
भावात्मक विकास छात्रों को उनके साथियों और शिक्षकों के बीच सकारात्मक बातचीत करने में तथा अपने विचारों और भावनाओं को सबसे प्रभावी तरीके से व्यक्त करने में सहायता करता है। अतः अभिकथन ए सही है। किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है, क्योंकि समस्या समाधान कौशल में शिक्षक बालकों को अप्रत्याशित परिस्थितियों या काम पर कठिन चुनौतियों को संभालने में सक्षम बनाता है। अतः कथन आर भी सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है? तो कुपोषण, समकक्षियों के साथ सहयोग, अपसारी चिंतन, चर्चाएं। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या? कुपोषण सकारात्मक रूप से जो योगदान नहीं देगा अधिगम की प्रक्रिया में। समकक्षियों के साथ सहयोग ये तो योगदान देता है, अपसारी चिंतन ये भी देता है, चर्चाएं ये भी देता है। तो यहाँ पर कौन नहीं देता है? तो कुपोषण यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में हेल्पफुल लगी हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।